नमस्ते बच्चों, सपना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम सृजन पाठ्य पुस्तिका का गद्य से पाठ ठेले पर हिमालय पढ़ रहे थे, जिसका कुछ अंश हम पढ़ चुके थे। आज हम शेष अंश पढ़ेंगे। कोसी से बस चली तो रास्ते का सारा दृश्य बदल गया। सुडौल पत्थरों पर कलकल करती हुई कोसी, यहाँ पर कोसी का नाम नदी से है। कोसी में बहने वाली जो नदी है उसके लिए आ रहा है। किनारे के छोटे छोटे सुंदर गांव और हरे मखमली खेत। कितनी सुंदर है सोमेश्वर की घाटी, हरी भरी। एक के बाद एक बस स्टेशन पड़ते थे, छोटे छोटे पहाड़ी डाकखाने, चाय की दुकानें और कभी कभी कोसी या उसमें गिरने वाली नदी नालों पर बने हुए पुल। कहीं कहीं सड़क निर्जन चीड़ के जंगलों से गुजरती हुई। चीड़ पहाड़ी वृक्ष हैं जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो चीड़ के जंगलों से गुजरती थी। टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे रेंगती कंकरीली पीठ वाले अजगर सी सड़क पर धीरे धीरे बस चली जा रही थी। देखिए, कोसी से कोसानी जाने वाला रास्ता जो था वो टेढ़ा मेढ़ा था, ऊपर नीचे था, कंकरीली जमीन थी, इसीलिए उसको अजगर के समान बताई। रास्ता सुहावना था और उस थकावट के बाद उसका सुहावनापन हमें भी तंद्रालस बना रहा था। तंद्रालस का अर्थ होता है थकान के बाद हल्की नींद के झोंके आना, तंद्रालस कहलाता है। पर ज्यों ज्यों बस आगे बढ़ रही थी, हमारे मन में एक अजीब सी निराशा छाती जा रही थी। अब तो हम लोग कोसानी के नजदीक हैं। कोसी से 18 मील चले आए, कोसानी सिर्फ 6 मील है। तो देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जा सकता है, कोसानी से कोसी की दूरी क्या है? तो कोसी तक वे 18 मील चले आए थे और अब 6 मील और है, इसलिए 18 और 6 मिलकर हुए 24 मील। तो क्वेश्चन बन सकता है, कोसानी से कोसी कितना दूर है? पर कहाँ गया वह अतुलित सौंदर्य, वह जादू जो कोसानी के बारे में सुना जाता था? आते समय मेरे एक सहयोगी ने भी कहा था कि कश्मीर के मुकाबले में उन्हें कोसानी से अधिक मोह है, अर्थात कश्मीर से भी अधिक सुंदर मेरे मित्र ने कोसानी को बताया था। अभी तक लेखक कोसानी के उस सौंदर्य से वंचित थे, इसीलिए वे परेशान हो रहे हैं। गांधी जी ने यही अनासक्ति योग लिखा था और कहा था, स्विट्जरलैंड का आभास कोसानी में ही होता है। देखिए, गांधी जी ने भी कोसानी में ही अनासक्ति योग लिखा था और उन्होंने यह भी कहा था कि स्विट्जरलैंड का आभास कोसानी में होता है। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि अनासक्ति योग किसने लिखा था और कहाँ लिखा था? तो गांधी जी ने लिखा था। और कहाँ लिखा था? कोसानी में लिखा था। और स्विट्जरलैंड का आभास कहाँ होता है? कोसानी में होता है। ये बात किसने कही थी? गांधी जी ने कही थी। इस तरह के क्वेश्चंस भी यहाँ पर बन सकते हैं। ये नदी, घाटी, खेत, गांव सुंदर हैं, किंतु इतनी प्रशंसा के योग्य तो नहीं है। हम कभी कभी अपना संशय शुक्ल जी से व्यक्त भी करने लगे और ज्यों ज्यों कोसानी नजदीक आता गया, त्यों त्यों अधैर्य, फिर असंतोष और अंत में क्षोभ। क्षोभ का अर्थ होता है दुख, हमारे चेहरे पर झलक आया था। क्योंकि हम इतनी दूर चले आए थे, कोसी से कोसानी के बहुत नजदीक आ गए थे और अभी तक हमें वहां के सौंदर्य के बारे में जो कुछ सुना था उसके दर्शन नहीं हो रहे थे। इसीलिए लेखक का धैर्य छूटता जा रहा था, उनका असंतोष हो झलक रहा था उनके चेहरे पर और उन्हें दुख हो रहा था कि इतनी दूर हम कोसानी आ गए हैं और इतना कोसानी के नजदीक पहुंच गए हैं और अभी तक जिस सौंदर्य के बारे में हमने सुना था वह दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए उनके चेहरे पर दुख का भाव झलक रहा था। शुक्ल जी की क्या प्रतिक्रिया थी हमारी इन भावनाओं पर, यह स्पष्ट नहीं हो पाया था क्योंकि वे बिल्कुल चुप थे। देखिए, शुक्ल जी की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। वे हमारे चेहरे देख रहे थे, चेहरे पर दुख का भाव भी दिखाई दे रहा था, किंतु उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। वे शांत थे क्योंकि वे जानते थे कि हिमालय का सौंदर्य के दर्शन इन लोगों को जरूर होंगे, इसीलिए वे चुप थे। सहसा बस ने एक बहुत लंबा मोड़ लिया और ढाल पर चढ़ने लगी। सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में जो ऊंची पर्वतमाला है, उस पर बिल्कुल शिखर पर कोसानी बसा हुआ है। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोसानी कहाँ बसा हुआ है?
तो इसका उत्तर होगा सोमेश्वर की घाटी में कौसानी बसा हुआ है। कौसानी की से दूसरी ओर फिर ढाल शुरू हो जाती है। कौसानी के अड्डे पर जाकर बस रुकी। छोटा सा बिल्कुल उजड़ा सा गांव और बर्फ का तो कहीं नाम निशान नहीं। बिल्कुल ठगे गए हम। देखिए, कौसानी के बस स्टैंड पर बस रुकी और लेखक ने देखा कि ये तो उजड़ा सा गांव है, यहाँ तो कहीं बर्फ का नाम निशान नहीं है। लेखक ने यहाँ अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया। कितना खिन्न था मैं। लेखक कहता है कि यह सब देखकर मैं बहुत परेशान हो गया। अन्न खाते हुए बस से उतरा। अन्न खाते का अर्थ होता है बिना मन के। मैं बस से उतरा कि जहां था वहीं पत्थर की मूर्ति सा स्तब्ध खड़ा हो गया। और मैं बस से जब उतरा और जो दृश्य मैंने वहां देखा, तो मैं पत्थर की मूर्ति के समान स्तब्ध खड़ा रह गया, आश्चर्यचकित रह गया। कितना अपार सौंदर्य बिखरा बिखरा था सामने की घाटी में। इस कौसानी की पर्वतमाला ने अपने अंचल में यह जो कलयुग की रंग बिरंगी घाटी छिपा रखी है। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि कौसानी की पर्वतमाला ने अपने अंचल में कौन सी घाटी छिपा रखी है और उसका सौंदर्य का वर्णन कीजिए। तो कौसानी की पर्वतमाला ने अपने अंचल में यह जो कलयुग घाटी का नाम है, कि रंग बिरंगी घाटी छिपा रखी है। इसमें किन्नर और यक्ष ही तो वास करते होंगे। अर्थात ये कलयुग की घाटी जो है रंग बिरंगी घाटी, और इसको देखकर, इसके सौंदर्य को देखकर लेखक ने कल्पना करी कि यहाँ पर प्राचीन देवता की प्रजातियां किन्नर और यक्ष रहते होंगे। 50 मील चौड़ी यह घाटी, हरे मखमली कालीनों जैसे खेत, सुंदर गेरू की शिलाएं काटकर बने हुए लाल लाल रास्ते, जिनके किनारे सफेद सफेद पत्थरों की कतार, और इधर उधर से आकर आपस में उलझा जाने वाली बेले की लड़ियों सी नदियां। मन में बेसाख्ता, बेसाख्ता का अर्थ होता है यकायक, यानी अचानक यही आया कि इन बेलों की लड़ियों को उठाकर कलाई में लपेट लूं और आंखें से लगा लूं। यानी कि ऊपर से देखने से नदियां जो आपस में मिल रही थी, ऐसी लग रही थी मानो लड़ियों सी हो, फूलों की लड़ियों सी हो। और लेखक को लगा कि इन बेलों की लड़ियों को मैं उठा लूं और कलाई से लपेट लूं और आंखों से लगा लूं। अकस्मात हम एक दूसरे लोक में चले आए थे। और अकस्मात यानी अचानक लेखक के मन में ख्याल आया कि जिस जगह पर आ गए हैं, ये जगह तो ऐसी लग रही है मानो कि हम किसी अन्य दुनिया में जा पहुंचे हों। इतना सुकुमार, सुकुमार का अर्थ होता है कोमल, इतना सुंदर, इतना सजा हुआ और इतना निष्कलंक, निष्कलंक का अर्थ होता है पवित्र, निष्कलंक की लगा इस धरती पर तो जूते उतारकर पांव पोंछकर आगे बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे मेरी निगाहों ने इस घाटी को पार किया, और जहां ये हरे खेत और नदियां और वन, क्षितिज के धुंधलेपन, क्षितिज किसे कहेंगे, धरती और आकाश का जो मिलन होता है, वह स्थान क्षितिज कहलाता है। क्षितिज के धुंधलेपन में नीले कोहरे में धुल जाते थे। वहां पर कुछ छोटे पर्वतों का आभास अनुभव किया। उसके बाद बादल थे और फिर कुछ नहीं। कुछ देर उन बादलों में निगाहें भटकती रही और कि अकस्मात फिर एक हल्का सा विस्मय हुआ। देखिए, कुछ देर बाद जब लेखक अपनी दृष्टि दूर दूर तक फैला रहे थे, दूर दूर देख रहे थे, और उनके निगाहें कुछ ढूंढ रही थी, भटक रही थी, अर्थात उनकी निगाहें जो है हिमालय शिखर को ढूंढ रही थी, कि अकस्मात यानी अचानक फिर एक हल्का सा विस्मय का धक्का मन को लगा। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य, उनको हुआ। इन धीरे धीरे खिसकते हुए बादल में यह कौन सी चीज है जो अटल है, क्योंकि बादल धीरे धीरे आगे चल रहे थे, और बादल जैसे थोड़ा सा हटे तो पीछे से ऐसी कोई चीज दिखाई दी जो अटल थी, जो चल नहीं रही थी। बादल चल रहे थे किंतु वह चीज अटल थी। तो लेखक के मन में प्रश्न आया कि यह चीज क्या है जो बादलों के पीछे अटल है। यह छोटा सा बादल के टुकड़े सा, और कैसा अजब रंग है इसका, न सफेद न रूपहला, रूपहला का अर्थ होता है चमकीला, न हल्का नीला, पर तीनों का आभास देता है। तो लेखक के मन में आया, बादलों के पीछे हिमालय की एक छोटी सी झांकी दिखी थी, एक छोटा शिखर दिखा था, और जिसको देखकर लेखक आश्चर्यचकित हो रहा है कि उसका कैसा अजीब रंग है, न सफेद है, न चमकीला है, न हल्का नीला है, पर तीनों का आभास दे रहा है। यह है क्या? बर्फ तो नहीं है? हाँ जी, नहीं बर्फ है तो क्या,
अब देखो लेखक के खुद के मन में प्रश्न उठा है कि यह क्या है, बर्फ तो नहीं है। हाँ जी, बर्फ नहीं है तो क्या है, मतलब फिर उनके मन में आया कि यह बर्फ ही है। अकस्मात बिजली सा यह विचार मन में कौंधा कि इसी घाटी के पार वह नगाधीराज, नगाधीराज का अर्थ होता है पर्वतों का राजा या पर्वतों का अधिराज, पर्वत सम्राट, का पर्वतों का राजा हिमालय है। इन बादलों ने उसे ढांक रखा है, यानी कि हिमालय पर्वत है इस ओर तो, और बादलों ने उस हिमालय पर्वत को ढक रखा है। वैसे वह क्या सामने है, उसका एक कोई छोटा सा बाल स्वभाव सा शिखर। देखिए यहाँ पर हिमालय का एक छोटा सा शिखर जो है, जिसको बालक के समान स्वभाव वाला बताया है। वैसे वह क्या सामने है, उसका एक छोटा सा बाल स्वभाव वाला शिखर बादलों की खिड़की से झांक रहा है। लेखक कल्पना कर रहा है, यानी वो देख रहा है। और यहाँ देखो भाषा कैसी है, काव्यात्मक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि बादलों की ओट से जो हिमालय का एक छोटा शिखर दिखाई दे रहा है, उसे लेखक ने कल्पना करते हुए कहा है कि ऐसा लग रहा है कि मानो एक कोई छोटा सा बाल स्वभाव वाला शिखर बादलों की खिड़की से, यानी बादलों की आड़ से झांक रहा है। मैं हर्षातिरेक, हर्षातिरेक का अर्थ होता है अत्यधिक खुशी से चीख उठा, बर्फ वह देखो। शुक्ल जी, सेन सभी ने देखा, पर अकस्मात वह फिर लुप्त हो गई। लुप्त का अर्थ होता है गायब हो गई, यानी कि फिर से वह शिखर जो है बादलों की ओट में छुप गया और वह बर्फ लुप्त हो गई, यानी गायब हो गई। लगा उसे बाल शिखर जान किसी ने अंदर खींच लिया है। फिर लेखक को लगा कि उस पर्वत शिखर की तुलना लेखक ने एक बच्चे से की है, और उन्होंने ये सोचा कि उसे बाल शिखर यानी एक बच्चा जानकर किसी ने अंदर खींच लिया है, जो बादलों की खिड़की से झांक रहा था कि कहीं गिर न पड़े। पर उस एक क्षण के हिम दर्शन ने हम में जाने क्या भर दिया था। फिर लेखक को लगा कि एक क्षण के लिए जो हमने हिमालय पर जमी बर्फ के सौंदर्य को देखा, तो उसने हम में क्या भर दिया था, अर्थात हम में ऐसी प्रसन्नता भर दी थी कि जिससे सारी खिन्नता, निराशा, थकावट सब छू मंतर हो गई, छू मंतर हो गई, अर्थात गायब हो गई। हम सब आकुल हो उठे। आकुल का अर्थ होता है व्याकुल। हम उस सौंदर्य को फिर से देखने के लिए व्याकुल हो उठे। अभी ये बादल छट जाएंगे और फिर हिमालय हमारे सामने खड़ा होगा। फिर लेखक ने कहा कि फिर अभी ये बादल छट जाएंगे, यानी बादल हट जाएंगे, और हिमालय का सौंदर्य जो है वो हमारे सामने होगा। निरावृत अर्थात आवरण से रहित, यानी बादलों का आवरण हट जाएगा। असीम सौंदर्य राशि हमारे सामने अभी अभी अपना घूंघट धीरे से खिसका देगी, यानी हिमालय की असीम सौंदर्य जो है अभी अभी अपना बादल रूपी घूंघट हटा देगी। तब तब सचमुच मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था, और कभी उस सौंदर्य की कल्पना करके उसका हृदय जो है वह धड़क रहा था। शुक्ल जी शांत थे, केवल मेरी ओर देखकर कभी कभी मुस्कुरा देते थे, जिसका अभिप्राय था कितने अधीर थे। अधीर का अर्थ होता है व्याकुल। कोसानी आया नहीं और मुंह लटक गया, यानी कि उस समय शुक्ल जी जो शांत खड़े थे और मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, जिसका अभिप्राय क्या था कि वे सोच रहे थे कि अभी कोसानी आया नहीं और तुम कितने व्याकुल हो रहे थे, दुखी होकर अपना मुंह लटका दिया था, और अब इस सौंदर्य को देखकर तुम कितने प्रसन्न हो रहे हो। अब समझे यहाँ का जादू। फिर मानो ऐसा कह रहे हैं कि तुमने देखा यहाँ का सौंदर्य का जादू। डाक बंगले के खानसामे ने बताया। खानसामा कौन होता है, जो रसोइया, जो खाना बनाने का कार्य करता है, कि आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं साहब। 14 टूरिस्ट आकर हफ्ते भर पड़े रहे, बर्फ नहीं दिखी। यानी कि यहाँ पर 14 टूरिस्ट आकर हफ्ते भर तक रहे, किंतु वह हिमालय पर जमी बर्फ के सौंदर्य को नहीं देख पाए, क्योंकि मौसम अच्छा नहीं था। सब और बादल थे, बादलों की ओट में हिमालय छिपा रहा। आज तो आपके आते ही आसार खुलने के, अर्थात आज आपके आते ही मौसम खुल गया है, और आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आपको हिमालय के दर्शन हो पाएंगे। सामान रख दिया गया, पर सभी बिना चाय पिए सामने के बरामदे में बैठे रहे और एक टक सामने देखते रहे। हम सभी डाक बंगले में बरामदे में बैठ गए और टकटकी लगाकर सामने देखने लगे कि कहीं हिमालय के दर्शन हो जाए। बादल धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे और एक एक कर एक एक नई शिखरों की हिम रेखाएं अनावृत
हो रही थी, यानी बादल धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे और हिम शिखर पर बर्फ की रेखाएं जो हैं वह साफ साफ दिखाई देने लगी थी। और फिर सब खुल गया और फिर सब और मौसम खुल गया। बाईं ओर से शुरू होकर दाईं ओर गहरे शून्य में दस्ती हुई हिम शिखरों की उबड़ खाबड़ रहस्यमयी रोमांचक श्रृंखला। फिर जैसे ही बादल हटे तो सब और हिमालय पर्वत की चोटियां जो है साफ साफ दिखाई देने लगी। हमारे मन में उस समय क्या भावनाएं उठी, अर्थात उस समय हमने हिमालय की शिखरों पर जमी हुई सफेद बर्फ के सौंदर्य को जब देखा, तब हमारे मन में जो भावनाएं उठी वह अगर मैं बता पाता तो ये खरोच यह पीर ही क्यों रह जाती। फिर लेखक कह रहा है कि उस समय हिमालय पर जमी बर्फ के सौंदर्य को देखकर हमारे मन में जो भावनाएं उठी उसको बता पाना मेरे लिए असंभव था। और यदि मैं बता पाता तो फिर हमारे मन में यह टीस और यह पीड़ा क्यों रह जाती। फिर एक धुंधला सा संवेदन इसका अवश्य था, मतलब एक जो वहां पर मैंने अनुभव किया था, तो एक धुंधला सा अनुभव मेरे मन में था कि जैसे बर्फ की सील के सामने खड़े होने पर मुंह पर ठंडी ठंडी भाप लगती है, वैसे ही हिमालय की शीतलता माथे को छू रही है। फिर लेखक पान की दुकान दुकान पर खड़ा हुआ। बर्फ की सीलियों से जो ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, जो उनके मुंह को छू रही थी, उस एहसास को उन्होंने महसूस किया कि हिमालय पर जमी हुई बर्फ की शीतलता भी उनके माथे को इसी तरह छू रही थी। और सारे संघर्ष, सारे अंतर्द्वंद, अंतर्द्वंद का अर्थ होता है अंतर मन के अंदर जो विरोधी विचार लेखक के मन में थे, सारे ताप, ताप का अर्थ होता है कष्ट, जैसे नष्ट हो रहे हो। और उस समय हिमालय की शीतलता जब लेखक के माथे को छू रही थी तो लेखक को लगा, उसमें लगा कि मानो सारे संघर्ष, सारे अंतर्द्वंद और सारे कष्ट जैसे नष्ट हो रहे हों। क्यों पुराने साधकों ने दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों को ताप कहा था और उसे शमित, शमित का अर्थ होता है शांत, करने के लिए वे क्यों हिमालय जाते थे, यह पहली बार मेरी समझ में आ रहा था। अब लेखक कह रहे हैं कि हिमालय की शीतलता को देखकर, हिमालय के सौंदर्य को देखकर लेखक को लगा कि पुराने साधु सन्यासी लोग जो हैं वे दैविक, दैहिक और भौतिक कष्टों को ताप कहते थे और उन्हीं को शांत करने के लिए वे हिमालय जाते थे। ये लेखक कह रहा है कि मुझे हिमालय जाकर पहली बार समझ में आया। देखिए, ये दैहिक, दैविक और भौतिक कष्ट, इनको तीनों को त्रिताप कहा है। कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि त्रिताप कौन से होते हैं, तो दैहिक, दैविक और भौतिक कष्ट जो है ये त्रिताप कहलाते हैं। जैसे दैहिक का अर्थ होता है शारीरिक रोग या कष्ट, यानी कि हिमालय पर जाकर उसके शांत वातावरण और वहाँ की जड़ी बूटियों से शारीरिक बीमारियों से मुक्ति मिलती है। इसीलिए वहाँ हिमालय जाकर लोग शारीरिक रोग और कष्टों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। दैविक का अर्थ लेंगे हम परलौकिक से या देवता से संबंधित, जैसे अतिवृष्टि होना, अनावृष्टि होना, महामारी का आना, ये सब देवीय प्रकोप हैं। तो यहाँ पर बताया है इन सबको देविक ताप का है। मोक्ष की इच्छा ये भी देविक ताप है, यानी कि देवता से संबंधित मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा रखना यह भी देविक ताप है। तो साधु सन्यासी लोग हिमालय पर आकर मोक्ष प्राप्त करने के लिए वह कठोर तप आराधना करते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो इस दैविक कष्टों से मुक्ति पाने के लिए लोग हिमालय आते हैं। फिर भौतिक कष्ट कौन से होंगे, जिसमें सांसारिक सांसारिक मोह माया और भौतिक वस्तुओं से मिलने वाले कष्ट, ये भौतिक ताप कहलाते हैं। इन सांसारिक मोह माया से मुक्ति पाने के लिए और भौतिक वस्तुओं से मिलने वाले कष्टों से मुक्ति पाने के लिए लोग सारे सांसारिक और भौतिक सुखों का त्याग करके हिमालय आते हैं और वहाँ तप आराधना करते हैं और इन कष्टों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। और अकस्मात एक दूसरा तथ्य मेरे मन के क्षितिज पर उदित हुआ। अब लेखक कह रहा है कि अचानक मेरे मन में एक बात उठी, कितनी कितनी पुरानी है यह हिम राशि। फिर इन शिखरों पर जमी हुई हिम राशि को जब मैंने देखा तो मेरे मन में ये प्रश्न उठा कि ये हिम राशि यानी ये बर्फ जो है कितनी पुरानी होगी, जाने किस आदिम काल से यह शाश्वत, शाश्वत का अर्थ होता है जो कभी खत्म न हो, अविनाशी हिम इन शिखरों पर जमा है। फिर लेखक कह रहा है कि जाने किस प्राचीन काल से इन हिम शिखरों पर
ये शाश्वत रहने वाली बर्फ और अविनाशी यानी जो नष्ट न होने वाली बर्फ इन शिखरों पर पता नहीं कब से जमा है। कुछ विदेशियों ने इसीलिए हिमालय की इस बर्फ को कहा है चिरंतम हिम, एटर्नल स्नो, अर्थात सदा स्थायी रहने वाली बर्फ, विदेशियों ने कहा है। सूरज ढल रहा था और सुदूर शिखरों पर, सुदूर का अर्थ होता है दूरवर्ती पर्वत चोटियों पर, दर्रे, ग्लेशियर, ढाल, घाटियों का क्षीण आभास मिलने लगा था। अब देखिए सूरज ढल रहा था और दूर दूर पर्वत की शिखरों पर दर्रे, ग्लेशियर, ढाल, घाटियों जो है वह साफ साफ दिखाई देने लगी थी। आतंकित मन से, आतंकित का अर्थ होता है भयभीत मन से, मैंने यह सोचा था कि पता नहीं इन पर कभी मनुष्य का चरण पड़ा भी है, यानी कि इन हिम शिखरों पर कभी कोई मनुष्य पहुंचा भी है या नहीं, या अनंत काल से इन सूने बर्फ ढके दर्रों में सिर्फ बर्फ के अंदर हूं हूं करते हुए बहते रहे हैं। फिर लेखक को लगा कि क्या कभी मनुष्य यहाँ पहुंचा भी है या नहीं, या फिर बर्फ की आंधियां ही यहाँ चलती रही हैं। तो लेखक के मन में हिमालय के शिखरों पर जमी हुई बर्फ को देखकर ऐसे विचार आ रहे हैं।